नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा संख्या ज्ञान के बारे में, यानी संख्या कितने प्रकार की होती है, संख्या और अंकों में क्या अंतर है, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी आप इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर भी नए हैं, तो सबसे पहले एक ही निवेदन करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इस चैनल पर मैं अन्य वीडियो जो अपलोड करूंगा तो उनकी जानकारी भी आपको सबसे पहले मिलेगी। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि दूसरे जो विद्यार्थी हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिले। तो बिना समय हम गवाए शुरू करते हैं संख्या ज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है अंक और संख्या के बारे में। दूर जो सबके कन्फ्यूजन रहता है वो हमेशा यही रहता है कि अंक क्या चीज़ है और संख्या क्या चीज़ है। तो आप इसको अच्छे तरह से समझें कि ये जो 0 से लगाकर 9 तक की जो संख्या है, सुनना एक बार आप, इसमें संख्या शब्द बोल रहा हूँ, यानी 0 से 9 तक की जो संख्या है जिनका अपना एक खुद का स्वतंत्र अस्तित्व है, यानी खुद एक स्वतंत्र रूप जो उनका जो है वो उनका जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो कहलाता है अंक। यानी इन अंकों की सहायता से ही सारी संख्याएं बनती है। तो ये कन्फ्यूजन पहले दूर कर लें कि अंक और संख्या क्या है। ठीक है, तो ये 0 से लगाकर 9 जो है वो है अंक, और उन अंकों की सहायता से यानी इकाई के अंक पर स्थान पर अगर हम संख्या रखें या दहाई के स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर जब इन अंकों को रखा जाता है तो उनसे क्या बनती है, संख्या। तो ये एक सबसे पहले जो आधारभूत जो संख्या और अंक में अंतर है वो हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं उसके आगे कि अब संख्या जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो संख्या जो है वो संख्याओं की सबसे जो पहला जो रूप है इसका, वो रूप है इसका जो सुनने में आता है आप, प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जहां से हमारी गिनती शुरू होती है। यानी जब संख्या को हम गिनना जहां से शुरू करते हैं, किसी भी वस्तु को जहां से हम गिनना शुरू करते हैं, यानी हमारे पास कोई भी वस्तु है तो वो कम से कम 1 से शुरू होगी। यानी वस्तुएं जो शुरू होती है वो कहाँ से होती है? 1 से। यानी 1 2 3 4 5 से लगाकर कितनी भी वस्तुएं हो सकती है। जितनी भी वस्तुएं हैं या चीज़ें हैं या जो भी चीज़ है उनको हम गिनना जहाँ से स्टार्ट करते हैं तो वो जो सारे जो संख्या है, यानी इन अंकों की सहायता से जो 1 2 3 4 ये अंक भी है और संख्या भी मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ से जो शुरू होगी यानी 1 से लगाकर अनंत तक की ये सारी जो संख्या है वो कहलाएगी प्राकृत संख्या। अब दूसरी जो संख्या है वो आती है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कौन सी होती है? यानी गिनती हमारी 1 से शुरू होगी। अब इसमें हम अगर 0 को, यानी शून्य जो है, इस 0 का अगर हम इसमें शामिल कर दें, एक समुच्चय जो है, जब संख्या को इकट्ठे रूप में जो बोलते हैं गणित की भाषा में उसको बोलते हैं हम समुच्चय। यानी जो प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है, यानी ये जो पूरा है इसको हम एक समुच्चय बोलते हैं। तो प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है, जो परिवार है, उस परिवार में अगर हम 0 को भी शामिल कर दें तो वो बन जाएगी हमारी पूर्ण संख्या। यानी इसमें सारी संख्याएं आ चुकी है। पूर्ण का मतलब होता है पूरा। तो इसके अंदर सारी जितनी भी संख्या है वो सारी संख्या इसमें आ चुकी है। यानी 0 को शामिल करने से क्या बन जाएगी, वो पूर्ण संख्या। अब तीसरी जो प्रकार जो इसमें आता है वो आता है नाम पूर्णांक। पूर्णांक कौन सी संख्या होती है? यानी सारी जो संख्या ये है, अगर इन संख्याओं को हम ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रूपों में इसको अगर हम प्रदर्शित कर दें तो ये संख्या क्या बन जाएगी, सारे पूर्णांक। पूर्णांक जो होते हैं कैसे होते हैं? ये सारे धनात्मक हैं, 0 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे हम अनंत तक तो हमें धनात्मक संख्याएं मिलेगी। और इससे पूर्व हम पीछे की तरफ बढ़े तो 0 के पीछे ये -1 -2 -3 -4 -5, और इस तरह से इस तरफ भी हम अनंत तक आगे बढ़ सकते हैं। ये जो संख्या है ये क्या कहलाएगी, पूर्णांक। अब इसमें एक ध्यान रखें कि पूर्णांक जो संख्या है वो संख्या हम इस तरफ जब बढ़ते हैं, बाएं तरफ से दाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड से राइट की तरफ, तो संख्या हमेशा बढ़ती है। ये केवल पूर्णांकों के लिए नहीं, सभी के लिए नियम है, चाहे पूर्ण संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, किसी भी रूप में जो संख्या जो है इस तरफ आगे बढ़ने पर संख्या बड़ी होती जाती है। जैसे 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, 3 से 4 बड़ा है, 4 से 5, 5 से 6। इस तरह से आगे जो जितनी भी संख्या आएगी वो सारी संख्या कैसे आएगी, उससे पूर्व वाली संख्या से बड़ी संख्या कहलाती है। अब इसी तरह से हम अगर पीछे की तरफ बढ़े तो 6 से 5 छोटा है, 5 से 4 छोटा है, 4 से 3 छोटा है,
3 से 2 छोटा है, 2 से 1 छोटा है और 1 से 0 छोटा है। अब ध्यान रखना पूर्णांक में जो है 0 से -1 जो है वो छोटा है, -1 से -2 छोटा है, -2 से -3 छोटा है, -3 से -4 छोटा है। यानी ऋणात्मक जो संख्या होती है उनमें आप इतना याद रखें कि उसके जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी संख्या होगी। एक उदाहरण के लिए लें, जैसे मेरे पास एक तो है -15 और एक है मेरे पास -5। दो जो पूर्णांक है, इन दोनों पूर्णांकों में से अगर मुझे ये पूछा जाए कि इन दोनों में से बड़ा पूर्णांक कौन सा है, तो वैसे अगर निशान नहीं होते, अगर माइनस नहीं होते तो 5 और 15 में से 15 हमें बड़ा दिखता है, तो बड़ा कौन सा पूर्णांक होता? 15। लेकिन यहाँ माइनस का निशान ऋणात्मक है तो इसमें बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये -5। और ये जो है ये हो जाएगी छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जब पूर्णांक के बारे में मैं चैप्टर लूंगा उस समय मैं आपको इसको विस्तार से बताऊंगा। तो ये जो तीसरा जो रूप है वो है इसका पूर्णांक। इसके बाद चौथे जो प्रकार आता है वो आता है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कौन सी होती है? क्योंकि हमारे पास सारे ही पूर्णांक आ चुके हैं, सारी संख्या हो गई है, तो अब ये परिमेय संख्या कौन सी होगी? परिमेय संख्या वे संख्या होगी जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। याद रखना यहाँ पर Q जो है वो किसी भी सूरत में 0 नहीं होना चाहिए। यानी Q अगर 0 है तो वो एक परिमेय संख्या नहीं होती है। यानी P/Q के रूप में किसी भी संख्या जो अंक है हमारे पास, जैसे मैंने 3 और नीचे लिख दिए 5, तो ये एक परिमेय संख्या है। या 7/2 ये भी परिमेय संख्या है। यानी किसी भी रूप में जिसको हम P/Q के रूप में जो लिख सकते हैं वो सारी कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। उसके बाद में ये सवाल और आता है इसी में कि दशमलव संख्या जो है वो कौन सी संख्या है? तो याद रखना दशमलव जो संख्या है, जैसे 0.7, 0.15 या 2.35, ये जो जितनी भी संख्या है, यानी इनका अगर दशमलव हम हटा दें तो ये दशांश के रूप में 10 है, इसके रूप में 100, इसके बट्टा भी क्या होंगे? 100। तो ये सारे भी जो है वो किसका रूप है? एक परिमेय संख्या का ही रूप है। यानी उसके बाद में नंबर 5 जो आता है वो आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? बिल्कुल इसके विपरीत परिमेय संख्या, यानी जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम बट्टा में लिख ही नहीं सकते हैं? यानी ऐसी जो संख्या है, एक तो जैसे है पाई, जो आप पढ़ते हैं छठे सातवीं में तो शायद बहुत कम देखने को मिलेगा। वैसे पाई का मान होता है 22/7, लेकिन ये इसका निश्चित मान नहीं है क्योंकि इसका मान हम निकाल ही नहीं सकते, बहुत ही लंबा इसका मान आता है, अंत इसका है ही नहीं, दशमलव अशांत दशमलव की भी नहीं है, तो पाई है। इसी तरह से जैसे √2 है, √3 है, वर्गमूल में वर्गमूल 5 है। ये जो संख्या है, यानी इनके जब हम मान ज्ञात करते हैं दशमलव में इनके मान निकलते हैं, लेकिन इतने बड़े आते हैं। जैसे ये है पाई का मान है तो इसका 3.14 से लगा के आप भाग करते जाइए 22/7 में, लेकिन ये कभी भाग पूरा होता ही नहीं है। लेकिन ये अनावर्ती दशमलव की जो संख्या है, ऐसी संख्या है जिनको हम दशमलव में भिन्न के रूप में उनको बदल ही नहीं सकते, वो संख्या जो वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। इसके अतिरिक्त दो जो इनके रूप है वो हमको और देखने को मिलते हैं। वो जो मिलते हैं, एक तो मिलता है हमें वास्तविक संख्या, और एक जो शब्द मिलता है वो हमको मिलता है काल्पनिक संख्या। कई जगह इसको अवास्तविक संख्या भी लिखते हैं, लेकिन वैसे वो सही शब्द नहीं है। सही जो शब्द है इसका वो है काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या कौन सी है? जो वास्तव में इस धरातल पर उपलब्ध है हमको, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। यानी हमने जो अभी तक जितनी भी संख्या ये सोची है, चाहे वो प्राकृत हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, उसके बाद में परिमेय है और अपरिमेय है। ये जो संख्या है, जो संख्याओं के 5 जो रूप है जिनको हम संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं, तो वो सारी जो संख्या है वो सारी कहलाती है वास्तविक संख्या। जब अब सामने प्रश्न ये आता है, जब सारी ही संख्या है वास्तविक संख्या है, तो काल्पनिक संख्या कौन सी कहलाती है? यानी अब ऐसी संख्या तो कोई हो ही नहीं सकती जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी केवल हम कल्पना में सोच सकते हैं। तो ऐसी संख्या होगी कौन सी, इसको आप देखें तो काल्पनिक जो संख्या होती है ये वो संख्या है जिनको हम केवल, जिनका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, केवल लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको ये कहूँ कि 4 का वर्गमूल बताइए, तो 4 का वर्गमूल आप आसानी से बता सकते हैं, कितना होगा? 2। यानी वर्गमूल का मतलब है ऐसी संख्या
जिसका हम 2 बार अगर गुणा करें तो वो संख्या हमें प्राप्त होती है उसका वर्गमूल। यानी 4 का वर्गमूल कितना हुआ 2। और अब अगर मैं आपको अब ये कहूँ कि मुझे -4 का वर्गमूल बताइए, क्योंकि लिख तो मैं सकता हूँ, लिखने में कोई समस्या नहीं है। 4 एक कैसे है पूर्णांक है और उसका वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं, जो किसी भी संख्या कर सकते हैं, इसका भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो है, अब इसका अगर वर्गमूल आपको कहूँ तो आप मुझे क्या इसका आंसर बता सकते हैं? शायद आप सोच रहे होंगे इसका आंसर शायद -2 होगा। अब देखिए इसको आप उल्टा देखते हैं हम, अगर -2 का वर्ग करें, -2 का -2 से गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा? माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का हमें 4 मिलेगा। यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनको आप 2 बार गुणा करके -4 प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी जो संख्याएं होती है जिनको हम केवल लिख सकते हैं लेकिन उनका हम कोई मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, वो कहलाती है काल्पनिक संख्या। तो ये संख्याओं के जो रूप थे वो आपके सामने मैंने व्यक्त किए। इनके अतिरिक्त तो 4 जो संख्या है वो हमें और सुनने को मिलती है, जैसे भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या। ये जो संख्या है याद रखना, ये जो है ये संख्याओं के प्रकार नहीं है, ये केवल उनके एक रूप है। यानी भाज्य संख्या है, यानी जो संख्या जो होती है उन्हें भाज्य संख्या कौन सी होगी? वे संख्याएं जिनमें या तो स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य संख्या का भी अगर उसमें भाग जाता हो तो वो तो कहलाती है भाज्य संख्या, यानी वो किसी भी संख्या से भाज्य हो सकती है। और अभाज्य संख्या कैसे कौन सी कहलाएगी? जिसमें या तो केवल स्वयं का ही भाग जाए या एक का, यानी केवल 2 जो है, जैसे संख्या, जैसे मान लो हम उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिया 5, तो 5 एक ऐसी संख्या है जिसमें या तो 1 का भाग जाता है या किसका जाता है? केवल 5 का भाग। इसी तरह से जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, इस तरह से खूब सारी संख्याएं हैं जिनमें केवल खुद का ही भाग जाता है। तो ये सारी संख्या कैसे कहलाएगी? अभाज्य संख्या, यानी ये किसी से भी भाज्य नहीं होती है। और भाज्य संख्या कौन कौन सी है? जैसे मान लो मैंने लिख दिया 4 ऐसी संख्या है जिसमें देखो 1 का भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है, इसके अलावा 2 का भी इसमें भाग जा सकता है। तो ये कैसे संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या है। इसी तरह से जैसे मैंने लिख दिया 10, तो 10 ऐसी संख्या है जिसमें 1 का भी भाग जाता है, स्वयं यानी 10 का भी भाग जाता है, इसके अलावा 2 का भी भाग जाता है, इसमें 5 का भी भाग जाता है। यानी जिसमें स्वयं या 1 उनके अलावा अन्य संख्या का भी अगर भाग उसमें जाता है तो वो तो कहलाती है भाज्य संख्या है। और जिनमें केवल स्वयं या 1 के अतिरिक्त किसी का भी भाग नहीं जाए वो कहलाती है अभाज्य संख्या। अब बात आती है सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जिनके इकाई का अंक, याद रखना इकाई का अंक कौन सा होता है? अंतिम अंक। इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वे संख्याएं सम संख्याएं होती है। इसके विपरीत विषम संख्या कौन सी होंगी? जिसके इकाई का अंक क्या हो? 1, 3, 5, 7 या 9। तो ये जो अंतिम जो अंक हो गए जिन संख्याओं के, वो संख्याएं कैसी कहलाएगी? विषम संख्या है। और इसमें एक परिभाषा ये भी चलती है कि सम संख्या तो वो जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, और विषम संख्या वो जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। अब मान लो मेरे सामने एक संख्या ऐसी लिखी हुई है 3, 7, 3, 2, 5, 4, 6, 8, 9, 7, 3। अब इतनी बड़ी संख्या है, अगर मुझे ये पूछा जाए कि क्या ये विषम संख्या है या सम संख्या है, अब मैं अगर इसमें 2 का भाग देने लगूँ तो शायद काफ़ी समय लगेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, केवल इतना ही देखें कि इसके इकाई का अंक कौन सा है? 3। तो इकाई का अंक 3 है, मतलब ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा है? संख्याओं के बारे में, जहाँ हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने अध्ययन किया है। तो कल के वीडियो में मैं इससे आगे आपको भाज्यता के नियम सिखाऊंगा, तो आप उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करें। इसके लिए ज़रूरी होगा कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे जो बच्चे हैं जो इससे वंचित हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।